साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ कथाकार रूप सिंह चंदेल की लिखी हुई कहानी साया। रूप सिंह चंदेल जी के पास किस्सा गोई शैली है। अपनी रचनाओं में वो भाषा और शिल्प का चमत्कार नहीं पैदा करते, अपनी बात को बहुत ही सहज, सरल और बोधगम्यता के साथ कहते हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी साया। मकान के कोने में उन्हें किसी फालतू सामान की भांति छोड़ दिया गया। मकान का वो कोना जिसमें उनके आने से पहले तक घर का कूड़ा कबाड़ भरा जाता, उनके आते ही खाली कर दिया गया था। 6 बाई 5 फुट का वो छोटा सा कमरा चारों ओर से बंद था। उसे स्टोर कहा जाता। ना खिड़की ना रोशनदान। बाथरूम और गुसलखाने के निकट होने के कारण पूरे समय वहाँ संडास की बदबू आती रहती। एक छोटी सी फोल्डिंग चारपाई में उनका संसार सिमट कर रह गया था। आप यहीं रहेंगी, कमरों में नहीं जाएंगी, सख्त हिदायत दी थी ब्रजेश्वर ने। हाँ, कभी इच्छा होने पर बरामदे में बैठ सकती हैं, एक कुर्सी डलवा दूंगा वहाँ। उन्होंने सुना और जड़ हो गई थी। गांव से निकलते समय उन्होंने निश्चय किया था कि वे जुबान पर ताला लगा लेंगी। ताला उन्होंने पहले से ही लगा रखा था, लेकिन जब तक वो खुल जाता था। लेकिन अब नहीं। वहाँ सुनने वाला भी कौन होगा? सभी सुनाने वाले ही होंगे। बोल कर वे निराश्रित नहीं होना चाहेंगी। जाएंगी कहाँ? इसलिए आत्मा को दफन कर उन्हें वहीं रहना होगा जहाँ गोतिया मनसुख उन्हें छोड़ने जा रहा है। मनसुख ब्रजेश्वर तिवारी का खानदानी, जिनके बाबा सगे भाई थे। मनसुख ने 2 साल उन्हें अपने घर रखा, लेकिन रखने का आधार ही जब ब्रजेश्वर ने ख़त्म कर दिया, तब कोई क्यों अधिक दिनों तक रखे? मनसुख ने फिर भी 2 साल उन्हें रखा, यही क्या कम था? गांव से निकलते हुए वे सोचती रही थीं, चाची, ब्रजेश्वर आपके सौतेले बेटा हैं, आपके प्रति उनका फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको उनके यहाँ छोड़ देता हूँ, उनके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। मनसुख ने जब एक दिन कहा, तब वे बोल न सकी थीं। टुकुर टुकुर मनसुख के चेहरे की ओर ताकती रही थीं। अंदर से सिहर उठी थीं। सोच रही थीं, जिस घर के बच्चों की सेवा की बात मनसुख कर रहे हैं, उनके लिए वो किसी कसाई खाने से कम न होगा। जिंदगी भर उन्होंने ब्रजेश्वर तिवारी का व्यवहार देखा था। उस कसाई खाने में जाने से अच्छा होगा कि वो वहीं प्राण त्याग दें, उन्होंने सोचा। लेकिन ऐसी स्थिति में मौत भी अंगूठा दिखाती है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अफसर, प्रोफेसर, लेखक। आप कोशिश करेंगी कि अपने कमरे में ही रहें, बरामदे में बैठें तो भी चादर का पर्दा डालकर, आने जाने वालों की नज़र न पड़े। ब्रजेश्वर तिवारी ने कहा तो उनके मन में आया कि कह दें, मैं भी इंसान हूँ ब्रजेश्वर। लेकिन तभी ना बोलने का निश्चय याद आया था। बोली नहीं। सोचती रही, भविष्य कैसे कटेगा? 65 के लगभग तो कट गई, लेकिन अब? वे जब 13 वर्ष की थीं, उनकी शादी रामनाथपुर के शिवसागर तिवारी के साथ तय कर दी गई थी। पिता की इकलौती संतान, गरीब पिता, पत्रा बाँच कर गुजारा करने वाले। खेत के नाम पर 2 बीघा का एक टुकड़ा था पिता राज सुजान सुकुल के पास। वो भी उनके पिता को किसी जजमान ने प्रसन्न होकर दिया था। राम सुजान सुकुल के पिता भी जजमानी करते थे। ज्योतिष का ज्ञान भी था। किसी निसंतान जजमान का हाथ देकर भविष्यवाणी की थी, 2 वर्ष के अंदर पुत्र प्राप्ति होगी। कारण जो भी रहा हो, जजमान को 2 वर्ष के अंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसन्न जजमान ने 2 बीघे का टुकड़ा उनके नाम लिख दिया था। राम सुजन सुकुल को पिता से विरासत में जजमानी मिली थी। कम पढ़े लिखे थे, केवल उतना ही कि संस्कृत के कुछ श्लोकों का उच्चारण कर सकते, भागवत कथा सुना सकते, सत्यनारायण की कथा कह लेते, पूजा पाठ और आवश्यकता पड़ने पे गांव के सामान्य जनों के यहाँ विवाह करवा लेते। आय के सीमित स्रोत, घर में आज है कल नहीं की स्थिति रहती। ऐसे में दिन दूनी रात चौगनी गति से बड़ी होती बेटी सोमवती उन्हें छाती पर रखे सिल की भांति लगती। कोई वर मिले तो विवाह कर कन्या कर्ज से मुक्ति मिले का विचार रात दिन राम सुजान सुकुल को सताता रहता। गरीब की बेटी को गरीब घर भी अपनाने को तैयार नहीं होते। बेटे वाले माँ बाप की सोच नाबदान के बजबजाते कीचड़ की भांति होती है इस देश में। घर में भले ही चूहे दंड मारते हों, बेटा भले ही आवारगी करता हो, लेकिन
बेटी के लिए दरवाजे पर आए व्यक्ति के सामने ऐसी हाँकते हैं कि 4 गांव के वे ही जमींदार हैं। सोचते राम सुजान सुकुल, पंडित जी, आपसे पहले अमुक गांव के तिवारी, तमुक गांव के वाजपेयी, वो भी 20 बिस्वा वाले, आप तो 16 के ही हैं, आए थे, पीछे पड़े रहे कि आप मुंह तो खोलें, सोने जैसा लड़का है आपका, जो कहेंगे दहेज दूंगा, घर भर दूंगा। जिस दरवाजे भी गए सुकुल, सोमवती के लिए यही बातें। कहने के ढंग और शब्दों के अंतर भले ही था, लेकिन अर्थ वही। आप कितना दहेज देंगे पंडित जी? यही नहीं, यदि किसी को यह ज्ञात हो गया कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तब करेला नीम चढ़ा जैसी स्थिति होती। बिना गुड़ पानी उन्हें टरका दिया जाता रहा। हालात दिन प्रतिदिन खराब ही होते गए इस मामले में। कोठरी में बैठ उन्होंने सोचा। वे 10 की हुई थीं कि पिता की दौड़ प्रारंभ हो गई थी। 13 तक आते आते वे थक गए थे। तभी उन्हें रामनाथपुर के शिव सागर तिवारी का संदेश मिला था। दौड़े गए थे पिता, लौटे तो प्रसन्न थे। इतना प्रसन्न उन्हें पिता को कभी नहीं देखा था। सोमवती की अम्मा, लड़का बेटेवा से उम्र में थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन घर क्या है, दौलत की खान है। 15 बीघे मातवर खेत, गोई, पक्का मकान, कोई जिम्मेदारी भी नहीं, न भाई न बहन, एक बेटा है, दुजहां है तिवारी, तो क्या। सोमवती की अम्मा, बिटिया वहाँ राज करेगी, लड़की जाट ठहरी, सुखी घर में रहेगी तो थोड़े दिनों में इतनी बड़ी देखने लगेगी कि। पिता की बातें सुन उनका दिल बैठने लगा था। दुजहा शब्द के मायने वे समझने लगी थी। सोमवती के बप्पा, ठोंक बजाकर देख लीन हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तिवारी महाराज ने दूसरे के खेत दिखा दिए हों और बैलों की गोई किसी और की दरवाजे ला बांधी हो, घर भी किसी आन का न दिखाया हो। माँ ने आशंका व्यक्त की थी। गांव में ऐसे धोखे खूब होते हैं। मैं कोई बुद्धू थोड़े ही हूँ, जजमानी करने वाला ब्राह्मण ठहरा, 4 लोगों से दरियाफ्त करके आया हूँ, कोई खोट नहीं। खोट है तो यही कि तिवारी जी की पत्नी 2 साल पहले गुजर गई, तपेदिक में, घर संपत्ति, परेशानी होती है। और 13 की सोमवती का विवाह शिव सागर तिवारी के साथ शुभ लग्न विचार कर दिया गया। रामनाथ पहुंचकर उन्हें पता चला कि वे ठगी गई थीं। तब उन्हें याद आया था पिता का चुप चेहरा। शादी की तिथि निश्चित होने के बाद से पिता चुप रहने लगे थे। उन्हें पिता के शब्द याद आए थे। जानता हूँ बेटी कि ये उम्र तुम्हारे खेलने खाने की है, लेकिन मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अपने जीते जी तुम्हारे कर्ज से उऋण होना चाहता हूँ। परिस्थितिवश मुझसे जो अपराध हो रहा है बेटा, उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। एक दिन चारपाई पर अपने पास उन्हें बैठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए बोले थे, और उस दिन के बाद से ही वे चुप रहने लगे थे। शिव सागर तिवारी की उम्र थी 45 वर्ष। उन्हें देखने आने वाले गांव की औरतों में से कई को फुसफुसाते उन्होंने सुना था, कैसा बाप है, कसाई के हाथ बछिया सौंप दी, यह भी नहीं देखा कि उनकी बेटी की उम्र का लड़का है तिवारी का। शिव सागर तिवारी के एक लड़का है पहली पत्नी से, ये तो उन्होंने सुना था, लेकिन वो उनकी उम्र का है, ये उन औरतों के मुंह से सुना। अपनी उम्र के लड़के की वो सौतेली माँ बन गई थी। वो रो पड़ी थी। बप्पा, अपनी उम्र के व्यक्ति के गले बांधने से पहले आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया था? वे रोती रही थीं औरतों के जाने के बाद। रोना उनके जीवन का हिस्सा बन गया। पति बूढ़ा होता गया और वे जवान। कितनी ही बार उन्होंने चाहा कि वे मायके चली जाएं, लौटे नहीं फिर, लेकिन शायद शिव सागर तिवारी ने भांप लिया था, मायके नहीं जाने दिया। पिता जब भी आए, मिलते समय बेटे को पहरेदारी में बैठा देते तिवारी। मायके वे गईं 2 बार, पहले पिता, फिर माँ की मृत्यु पर। तिवारी की उम्र ज्यों ज्यों आगे खिसकती रही, एक पुत्र उनसे पाने की लालसा उनकी बढ़ती गई। वे बांझ ना थीं, लेकिन जब पति में ही ताकत ना थी, तब वे क्या करती? तिवारी को लगता कि वे उनके साथ सहयोग नहीं करती, कि वे किसी हम उम्र की टोह में रहती हैं। तिवारी उनके प्रति क्रूर होते गए, नित नई नई आशंकाओं से वो घिरते गए। पिता को क्रूर होता देख ब्रजेश्वर भी उनके प्रति असहज होता गया। जब जब पिता द्वारा उन्हें पिटता देख वो भी उन पर हाथ उठा देता। वे पिटती लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त न करती। शिव सागर तिवारी बेटे को लेकर भी उनके प्रति आशंकित रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने उसे इंटर करते लखनऊ भेज दिया था पढ़ने के लिए।
ब्रजेश्वर के लखनऊ जाने के बाद शिव सागर की क्रूरता घटी नहीं। निरंतर क्षीण होती पौरुषता ने उन्हें नर पशु बना दिया था। जब वे जवानी की उद्दामता में ऊब चूब होती, संयम और सादगी ओढ़ती, तन और मन को बलात् वशीभूत करने का प्रयत्न करती, अपने को क्षीणकाय करना चाह रही थीं, तब उनके प्रयास को मुँह चिढ़ाता शरीर का सौंदर्य प्रखर होता जा रहा था। वे दिन दिन भर निराहार रहती, चंचल मन को शांति मिलती, लेकिन शरीर का सौष्ठव तब भी नहीं घटा। शिव सागर तिवारी के लिए वो चुनौती बनती गईं। वे पौरुष का पाशविक प्रयोग कर उन्हें क्षत विक्षत करना चाहते, लेकिन क्षण भर में शिरस्त्राण रहित पराजित योद्धा की भांति पलंग पर ढहकर हाँफ रहे होते, और तब हाथ पैर की चोटें उनके शरीर को घायल कर रही होती। पराजित तिवारी मादक पदार्थ लेने लगे। किसी ने सुझाया कि अफीम का सेवन कर अपने से 50 वर्ष छोटी युवती को भी छकाया जा सकता है। तिवारी का अफीम सेवन बढ़ता गया, लेकिन अफीम की बढ़ती मात्रा भी उनमें पौरुष का संचार नहीं कर सकी। अपनी असमर्थता को उन पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाकर तिवारी अपने को संतुष्ट करते। वे भी अपने को कोठरी आंगन तक सीमित करती गईं। चौपाल में जाना भी छोड़ दिया। खेतिहर नौकर से भी पर्दा करने लगीं। मन तन की आग को वे राख करने में सफल रहीं, लेकिन अपनी आग को भड़काने में असफल शिव सागर तिवारी एक दिन अफीम के आधिक्य में उनकी मांग का सिंदूर पहुँच गए। तब वे 28 वर्ष की थीं। ब्रजेश्वर तब तक दिल्ली में अध्यापक बनकर बस चुके थे। मरने से पहले पिता ने पड़ोसी गांव में उनकी शादी कर दी थी। पिता की मृत्यु के लिए ब्रजेश्वर ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया। शिव सागर तिवारी ने मार पीट कर जितना उनके शरीर को घायल किया था, ब्रजेश्वर ने बातों की मार से उनके मन को उससे अधिक घायल किया। ब्रजेश्वर कुछ दिन गांव में रहे, पिता का क्रियाकर्म किया और तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं कहकर दिल्ली लौट गए। 35 वर्ष का लंबा समय बीत गया। ब्रजेश्वर 4-6 साल में जब भी गांव आए घर नहीं ठहरे, मनसुख के यहाँ ठहरते रहे। मनसुख के घर वालों से उन्हें पता चलता कि ब्रजेश्वर के 2 बेटे 1 बेटी हैं। छोटा बेटा बेटी जुड़वां हैं। उनकी इच्छा होती कि ब्रजेश्वर को बुलाकर पूछें, मैं तुम्हारे पिता की ब्याहता हूँ, स्वयं तुम्हारे घर नहीं आ बैठी थी, मेरे प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन साहस नहीं जुटा पाई। वे सारे संकोच पर्दा छोड़ खेती के काम में जुट गई थीं। खेत बटाई में देती, जो मिलता वर्ष भर के लिए उनके खर्च के लिए पर्याप्त होता। लेकिन ब्रजेश्वर को खेत घर का उनके द्वारा प्रयोग पेट में शूल बनकर परेशान करता रहा। कुछ वर्ष पहले वो गांव पहुँचे और नादिरशाही आदेश सुनाया, आज के बाद खेत मनसुख जोतेंगे। आपके साल भर के खाने खर्च की जिम्मेदारी उनकी, आप किसी और को खेत बटाई पर नहीं देंगी। मनसुख और ब्रजेश्वर के बीच कोई करार हो गया था। वे चुप रहीं, उस आदेश का भी पालन किया। लेकिन 2 वर्ष पहले ब्रजेश्वर ने खेत घर गुपचुप गांव के मुखिया को बेच दिया। मनसुख को भी हवा नहीं लगने दी। मुखिया और मनसुख के संबंध अच्छे न थे। वे दरबदर होती गईं। इससे पहले ही मनसुख ने कहा, चाची, ब्रजेश्वर ने भले ही पैसे देखे, इंसानियत नहीं। तुम चिंता न करो, जब तक मुझसे बन पड़ेगा आपको सहारा दूंगा। वे मनसुख के घर रहने लगीं, लेकिन 2 वर्षों में मनसुख की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने एक दिन कहा, मनसुख, मैं शिव सागर तिवारी की ब्याहता हूँ और ब्रजेश्वर उनका बेटा। भैया तुम मुझे किसी तरह उनके पास दिल्ली पहुँचा दो। आगे की जो भाग्य में होगा भोगूंगी। मैं कब तक तुम पर बोझ बनूंगी, पता नहीं अभी और कितना नर्क भोगना है। मनसुख ने एक दिन उन्हें ब्रजेश्वर के यहाँ पहुँचा दिया। उन्हें दरवाजे पर देख ब्रजेश्वर और उनके परिवार को सांप सूंघ गया। बच्चों को पहली बार देख रही थीं। बच्चों ने उन्हें यूं घूरा मानो वे जंगल से पकड़कर लाई गई कोई ऐसी जीव थीं जिसे वे पहली बार देख रहे थे। मनसुख के जाते ब्रजेश्वर तिवारी फट पड़े थे उन पर। किसने सलाह दी थी यहाँ आने की? गाँव में क्यों नहीं मर गई थीं? अपने मनहूस साये से इस घर को भी तबाह करने आ गई हो। ब्रजेश्वर बोलते रहे, कोसते रहे उन्हें, और वे टुकुर टुकुर कभी ब्रजेश्वर को तो कभी उनके पत्नी बच्चों के चेहरे की ओर देखती रही थी। वे उस 6x5 के स्टोर रूम रूपी कोठरी में दफन होकर रह गईं, जिसमें पंखे की व्यवस्था भी न थी। गर्मी में दिन रात वे अपने लिए निर्देशित बरामदे के कोने में बैठी लेटी रहती। कोठरी 24 घंटे तपती। हाउसिंग सोसाइटी का वो HIG फ्लैट बिल्कुल ऊपर था, जो सूरज उगने के साथ तपना शुरू हो जाता और दिन भर में इतना तप जाता कि कोठरी में रात को लेटना भी कठिन होता।
रात में वे छत का इस्तेमाल भी न कर पाती। एक दिन सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाने लगीं तो ब्रजेश्वर की पत्नी ने झिड़का, ये बूढ़ा कहाँ चली? जहाँ कहा गया है वहीं बैठो लेटो, नीचे उतरो। और वो नीचे उतर आईं। ब्रजेश्वर का व्यवहार उनके प्रति जितना अपमानजनक था, उससे अधिक उनकी पत्नी का था। उनके खाने पीने के बर्तन अलग कर दिए गए थे, बर्तन भी ऐसे जिसमें शायद कभी, यदि ब्रजेश्वर ने पाला हो तो, अपने कुत्ते को भोजन देते रहे होंगे। खाने के बाद उनके बर्तन स्वयं साफ करने के निर्देश थे ब्रजेश्वर की पत्नी के, जबकि बर्तन और घर की सफाई के लिए मेड आती थी। वे बर्तन साफ करके जब पहले दिन किचन में रखने जा रही थीं कि ब्रजेश्वर की पत्नी चीखी थी, बूढ़ा, बर्तनों को सिंक के नीचे रख दो, किचन गंदा नहीं करना। वे समझ नहीं पाईं तो दौड़ कर आई थी ब्रजेश्वर की पत्नी और सिंक के नीचे इशारा करके बोली, बर्तन यहाँ रख। भोजन भी उन्हें दूर से दिया जाता और पानी के गिलास में इतनी ऊंचाई से डाला जाता कि उन्हें अपने इंसान होने पर भी संदेह होने लगता। बात बात पर फटकार। वे सोचती ऐसे जीवन से अच्छा है कि वे आत्महत्या कर लें, फ्लैट की चौथी मंजिल से छलांग लगा दें या किसी दिन सीढ़ियाँ उतर कर कहीं चली जाएं, ट्रेन के नीचे प्राण त्याग दें। वे सोचती ही रहीं और वो घटना घट गई थी। उस दिन ब्रजेश्वर की बेटी को देखने एक परिवार आने वाला था। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने कमरे से बाहर न निकलें, दरवाज़ा बंद रखें। गर्मी अधिक थी उस दिन। लड़की देखने के लिए होने वाली सास, उसकी बड़ी बहू, ससुर और लड़का आए। वे कमरे में दुबकी गर्मी से बेहाल होती रहीं। जब नहीं रहा गया तब उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोल लिया जिससे मामूली सी ही सही हवा मिल सके। दरवाज़ा खोलना ही उनके लिए संकट बन गया। लड़के की माँ टॉयलेट के लिए आई। दरवाजे के पीछे कोठरी में उसे उनका हाथ दिख गया। टॉयलेट से लौटते हुए वो कमरे में घुस गई। वे अचकचाकर उठ खड़ी हुईं। पसीने से शरीर लथपथ था उनका। साड़ी ब्लाउज पसीने से भीग कर बदन से चिपक गए थे। लड़के की माँ आश्चर्यचकित पूछ बैठी, आप कौन हैं यहाँ इस तरह? वे घबराई सी खड़ी थीं। उन्होंने उस होने वाली सास के सामने हाथ जोड़ दिए। अभिप्राय था कि वो शोर न मचाएं, लेकिन आवाज़ ब्रजेश्वर तिवारी तक पहुँच चुकी थी। वो दौड़े आए। भाई साहब, ये कौन है इतनी गर्मी में? आइए बहन जी, ड्राइंग रूम में चलिए। ब्रजेश्वर लड़के की माँ को सविनय ड्राइंग रूम में चलने का आग्रह करने लगे। ब्रजेश्वर की पत्नी भी आ पहुँची थी। लेकिन भाई साहब, ये बूढ़ी यहाँ? घर की नौकरानी है बहन जी, आप परेशान ना हो, यहाँ लेटने की इसकी आदत है। नौकरानी ही सही, लेकिन यहाँ गर्मी में? इसकी आदत है बहन जी, आप परेशान ना हो, ड्राइंग रूम में चलें। ब्रजेश्वर लड़के की माँ से कहकर सोमवती की ओर मुड़े। कितनी बार कहा कि गर्मी में बाहर हवा में बैठा कर, लेकिन तेरे भेजे में आता ही नहीं। दांत पीसते ब्रजेश्वर लड़के की माँ के साथ चले गए। वे देर तक भय से कांपती खड़ी रहीं, फिर पसीना पोंछती चारपाई पर लेट गईं। लड़के की माँ ड्राइंग रूम में चली गईं, लेकिन उसका मन उखड़ चुका था। ये घर की नौकरानी है? ब्रजेश्वर तिवारी के कथन पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अधिक देर नहीं बैठी। बड़ी बहू और बेटे को चलने का इशारा कर वो उठ खड़ी हुई। शादी की बात किसी निष्कर्ष पर पहुंचती जो पहुंचने के निकट ही थी। वे लोग फिर आएंगे कहते हुए सीढ़ियां उतर गए। उसके बाद की कहानी बहुत संक्षिप्त है। ब्रजेश्वर तमतमाते हुए सोमवती के कमरे में पहुंचे। मैं जानता था कि तेरा मनहूस साया इस घर को बर्बाद कर देगा। वही हुआ, तेरी आत्मा को शांति मिल गई। ब्रजेश्वर तब भी नहीं रुके। उन्हें घसीटते हुए सीढ़ी के पास लाकर पटक दिया और लात से धकियाते हुए चीखे, दफ़ा हो जाए यहाँ से, खबरदार जो दोबारा अपना मनहूस चेहरा दिखाया। वे प्रतिक्रिया विहीन सीढ़ियाँ उतर गई थीं। आंखों के आंसू सूख गए थे। नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है, लेकिन एक एक सीढ़ी उतरती वे सड़क पर आ गई थीं। लपलपाती गर्मी और खाल खींच लेने वाली तपती डामर की सड़क पर वे नंगे पांव चलती गई थीं। सोमवती कहाँ गईं ये जानने का प्रयत्न ब्रजेश्वर ने कभी नहीं किया, लेकिन वो उसका मनहूस साया अभी भी अनुभव करते रहे। उनके जाने को 4 साल बीतने को हुए। बेटी अविवाहित रही, छोटा बेटा बेकार, और वो स्वयं डिप्रेशन का गंभीर शिकार होकर बिस्तर पर पड़ गए थे। उन्हें प्रतिक्षण यही लगता है कि घर में जो कुछ हो रहा था वो सब उनकी सौतेली माँ सोमवती के घर में पड़े साए के कारण हो रहा था।
अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी साया। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।